गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत करते हैं जस्ट हिंदी में। मैं हूं गीत आपके साथ और आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक। मीडिया जो देश और समाज के सभी वर्गों और अंगों को एक दूजे से बाखबर करने का एक दायित्व निभाता आ रहा है। जनमानस मीडिया द्वारा प्रकाशित प्रसारित यानी कि पब्लिश्ड और ब्रॉडकास्टेड खबरों पर न केवल विश्वास करता है बल्कि इसके माध्यम से सामने आने वाले जो तमाम विषय हैं, जो तमाम मुद्दे हैं, उन सबको बहस, चर्चा और जानकारी का एक सशक्त जरिया भी समझता है। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे देश में लालची, सत्ताभोगी, व्यवसायिक सोच रखने वाले मीडिया से ही संबंधित एक बड़े वर्ग ने मीडिया के ही सिद्धांतों से समझौता कर इसे कलंकित करने का एक गोया बीड़ा उठा रखा है और इसी गैर जिम्मेदार और अनैतिक रास्ते पर चलते हुए मीडिया ने अपनी साख पर ऐसा बट्टा भी लगाया कि पाठकों और दर्शकों के लिए अब इस बात का भेद कर पाना बड़ा मुश्किल हो गया है कि कौन सी खबर सच्ची है और कौन सी खबर झूठी, कौन सी खबर पेड न्यूज है और कौन सी पत्रकारिता के जो पैरामीटर्स है उन सबको पूरा करने वाली है, कौन सी फेक न्यूज है और कौन सी सच्ची खबर। अब दरअसल ये सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है या ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो पूर्ण रूप से दिखाई देती है, लेकिन दूसरी तरफ इसका गलत फायदा भी लगातार उठाया जाने लगा है और फर्जी खबरें हों, भड़काऊ वीडियोस हों, ऐसी जो चीजें हैं लोग पोस्ट कर रहे हैं जिससे समाज में गलत मैसेज जा रहा है। और इसी को संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने वेब पोर्टल्स, यूट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया पर चलने वाली फर्जी खबरों पर चिंता जताई। माना गया है कि फेक न्यूज पर आज कोई नियंत्रण नहीं है, लिहाजा ये फर्जी खबरें सर्कुलेट लगातार हो रही हैं और लोगों के बीच गलत मैसेज जा रहा है। हर बात को सांप्रदायिक रंग देकर आज लगातार पेश किया जा रहा है। कोई भी यूट्यूब चैनल शुरू कर सकता है। ये लोग सिर्फ पावरफुल लोगों की सुनते हैं। न्यायपालिका और बाकी संस्थाओं के खिलाफ बिना जिम्मेदारी के कुछ भी कहते हैं। कोर्ट ने ये बातें आज कही हैं। कोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल किया कि इन पर नियंत्रण के लिए सरकार आखिर कर क्या रही है। आज का स्ट्रेट टॉक इसी पर, जिसमें बात होगी दास्ताने फेक न्यूज की। आइए करते हैं शुरुआत। इससे पहले कि आज इस विषय से जुड़े हुए जो तमाम सवाल है जिस पर आज हम लगातार बात करने वाले हैं और आपके भी व्यूज सुनने वाले हैं, उससे पहले आपके सामने वो ब्रीफ रखना जरूर चाहूंगी जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने इसी विषय पर टिप्पणी की। दरअसल हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज का जो एक चलन है उस पर चिंता जाहिर की। खासकर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे बेलगाम वेब पोर्टल्स के आम चलन पर सवाल उठाया। डिजिटल मीडिया पर चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने कहा कि कई बार ऐसे मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जो इन्हें कॉम्युनल रंग वाले ऐसे न्यूज़ेस फैलाए जाते हैं जिससे देश का नाम खराब होता है। निजामुद्दीन इलाके में तबलीगी जमात के इकट्ठा होने के कारण कोरोना फैलने का एक आरोप लगा। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अर्जी पर सुनवाई के दौरान ही जो शीर्ष अदालत है उसने ये स्टेटमेंट दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सिर्फ रसूखदारों की सुनते हैं, जो पावरफुल लोग हैं, और उनका तो जुडिशियल संस्थानों के प्रति कोई उत्तरदायित्व भी नहीं होता है। अब चीफ जस्टिस ने टिप्पणी करते हुए कहा कि मैंने कभी पब्लिक चैनल, ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब को जवाब देते नहीं देखा और संस्थानों के प्रति इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं दिखती। अगर कुछ गलत लिखते हैं तो भी वो कोई जवाब नहीं देते, अगर कोई गलत वीडियो पोस्ट कर दिया जाता है तो भी वो कोई जवाब नहीं देते, यदि कोई गलत मैसेज यूट्यूब पर छोड़ दे तो उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। अगर आप यूट्यूब पर भी जाएं तो आप देख सकते हैं कि वहां पर फेक न्यूज़ चल रहे होते हैं। अब वेब पोर्टल कहीं से भी गवर्न नहीं होता। अब न्यूज़ को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश जो है वो अक्सर यहीं से शुरू हो जाती है और यही एक सबसे बड़ी आज की समस्या भी बन चुकी है। और ये सिर्फ भारत की समस्या नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर की समस्या है और भारत इससे अछूता नहीं है, जहां पर सबसे ज्यादा फेक न्यूज़ सामने आती है। इसी से आखिर में देश का जो नाम है वो खराब होता है। अब सुप्रीम कोर्ट
में चीफ जस्टिस की इस टिप्पणी के बाद इस दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता उन्होंने कहा कि अब नए आईटी रूल्स आए हैं जिन्होंने सोशल और डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने की ठानी है और अब ऐसे ही मीडिया को रेगुलेट करने के लिए आईटी रूल्स को बनाया गया है और रेगुलेट करने का इससे प्रयास भी किया गया है। जो मुद्दे बताए गए हैं उसे ही रेगुलेट करने के लिए आईटी रूल्स बनाए गए हैं। अब इस दौरान उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से एक अपील भी कर दी कि अलग अलग हाई कोर्ट में आईटी रूल्स को चुनौती देने वाली जो याचिकाएं हैं उनको सुप्रीम कोर्ट ट्रांसफर कर दी जाए। अब उन्होंने कहा कि अलग अलग हाई कोर्ट अलग अलग आदेश पारित कर रहा है। सो ये जो मामला है पूरे भारत का है। सो ऐसे में एक जो कहें समग्र तस्वीर है उसे आज देखने की सबसे ज्यादा जरूरत है, इसीलिए केस सुप्रीम कोर्ट के सामने लाया जाना चाहिए। सो आज की जो तस्वीर है वो मैंने आपके सामने रखी। आप सीधा सवालों पर भी जाएंगे जिस पर आज हम स्ट्रेट टॉक कर रहे हैं और दास्ताने फेक न्यूज की आज हम बात करें। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक। मैं उम्मीद करती हूं कि इस विषय पर आप अपनी राय जो है वो जरूर हमारे साथ साझा करेंगे, अपनी बेबाक राय हमारे साथ जरूर साझा करेंगे। आप अपनी कंट्री जहां पर अभी फिलहाल रहते हैं आप वहां पर भी फेक न्यूज़ को लेकर किस तरीके का एक वहां पर इसका कितना चलन देखने को मिलता है। सो इस पर भी आप अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। वी वुड लव टू हेयर यू। चलिए सवालों पर जाते हैं और सबसे पहला हमारा सवाल है, आज जब दास्ताने फेक न्यूज की बात हो रही है सो महामारी जैसे बढ़ता जा रहा है ये फेक न्यूज, ऐसे में मीडिया की निष्पक्षता जो है वो कैसे सुनिश्चित की जाए। सवाल ये भी कि किसी भी तरह से फैले झूठ को उजागर करने में समाज के जो बुद्धिजीवी हैं, समाज के जो बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं, क्या उनका सामने आना यहाँ पर जरूरी है? उनका आज ऐसे माहौल में सबसे बड़ा कर्तव्य क्या बनता है? फैले झूठ की जो सच्चाई है, क्या उस सच्चाई के लिए केवल स्टेट्स पर ही भरोसा किया जा सकता है? और सवाल ये भी कि कैसे आज सच्चाई की अनदेखी करने की जो प्रवृत्ति है उसके बीच प्रतियोगिताएं, आज उसके बीच में कंपटीशन छिड़ चुका है। प्रेस की आजादी में सरकार के दखल को आप कैसे देखते हैं? महामारी जैसे बढ़े फेक न्यूज के चलन पर आपके अपने निजी विचार क्या है? डू कॉल अस और बी अ पार्ट ऑफ द शो। अपनी बात हमारे साथ जरूर साझा करें, कॉल कर इस मंच का हिस्सा बने। सो आपके सामने मैंने वो सारा आज सारी डिटेल रखी जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्यों आज इस फेक न्यूज पर अपनी जो स्टेटमेंट है वो जारी की और सीधे अब सरकार से भी ये सवाल पूछा है कि आप इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए आखिर कर क्या रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जो सोशल प्लेटफॉर्म्स पर जितने भी हमारे ये कहें फीचर्स हैं, व्हाट्सएप हो, चाहे वो यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, इन सब को कंट्रोल करने के लिए आईटी रूल्स बनाए गए हैं। लेकिन जहां तक बात डिजिटल मीडिया की है, डिजिटल मीडिया में जैसे अब यूट्यूब आ जाता है जो कहीं से भी कोई गवर्न नहीं होता है और आज के टाइम में कोई भी अपना चैनल वहां पर क्रिएट करके अपने कंटेंट को अपलोड कर सकता है। लेकिन इसके बीचों बीच अब माहौल काफी ज्यादा खराब हो रहा है और ये अभी से नहीं बल्कि बीते कुछ 6-7 सालों से हो रहा है, जिसमें फेक न्यूज जिस तरीके से बढ़ रही हैं उससे डेफिनेटली जो एक देश का एक रिकॉग्नाइज्ड मीडिया हुआ करता था उसकी साख पर भी बट्टा जरूर लगा है। लोग आज पहले तो लोग समझते नहीं थे कि ये फेक न्यूज और रियल न्यूज क्या है, इन दोनों के बीच में फर्क नहीं समझते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है और फेक न्यूज का ट्रेंड जो है वो अब पीक पर आ चुका है। लोग अब बखूबी समझते हैं कि फेक न्यूज क्या है, रियल स्टोरी क्या है। लेकिन कभी कभार कुछ ऐसा वर्ग भी है जो फेक न्यूज की तरफ ज्यादा विश्वास करता है और किसकी साख पर बट्टा लगता है, जो एक बड़े लेवल पर मीडिया संस्थान, बड़े बड़े मीडिया संस्थान है, चैनल्स हैं, वहां पर बैठे जो तमाम बड़े बुद्धिजीवियों की जब हम बात करते हैं, तमाम बड़े एंकर्स की बात करते हैं, उन सब की साख पर जो एक बट्टा लगता नजर आता है। सो ऐसे में इन सब चीजों की वजह से, इस फेक न्यूज की वजह से आज जो माहौल खराब हुआ है, डेफिनेटली उससे आने वाले वक्त में चीजें और जरूर बिगड़ेंगी। सो ये भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के लिए भी ये एक बड़ी चिंता का विषय जरूर है। सो भारत के संदर्भ में बात आज हम ये इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि भारत में इसका सबसे ज्यादा चलन देखा जा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा फेक न्यूज़ेज ही यहाँ से खड़ी होती हैं, सामने आती हैं, उजागर होती हैं। और ऐसी चीजें जब उजागर हो जाएं तो फिर
समाज का क्या कर्तव्य बनता है। सबसे बड़ी बात है कि ये इन चीज़ों को गवर्न करने वाले जो लोग हैं, जो पर्टिकुलर जो पर्सन है जो इन चीज़ों को गवर्न करते हैं, उनका सबसे बड़ा दायित्व क्या बनता है। और जब फेक न्यूज़ लोगों के बीचों बीच आ जाए और उन्हें इस तरीके से प्रेशराइज कर दे कि आप इस पर बिलीव करें, सो ऐसे में जब सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश उन फेक न्यूज़ के माध्यम से की जाती है, सो समाज के जो बड़े इंटेलेक्चुअल्स हैं उनका सबसे बड़ा दायित्व आज क्या बनता है कि आज उन्हें सामने नहीं आना चाहिए और सही क्या है गलत क्या है लोगों के बीच में अपना मैसेज जरूर छोड़ना चाहिए। सो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जो आज हम लेकर आए हैं और सुप्रीम कोर्ट की ये जो टिप्पणी आई है उसी परिप्रेक्ष्य में ये विषय हम अपने व्यूअर्स के लिए लेकर आए और चाहेंगे कि आप इस पर अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। सवाल आज जब हमने ये आज खड़े किए हैं कि निष्पक्षता कैसे सुनिश्चित की जाए, इंटेलेक्चुअल्स का सबसे बड़ा क्या कर्तव्य बनता है और क्या सच्चाई, जब हम झूठ की सच्चाई के लिए केवल अगर हम स्टेट्स की बात करें तो क्या सिर्फ ये उसी लेवल तक रहना चाहिए और कैसे आज सच्चाई की अनदेखी करने की जो प्रवृत्ति है वो इस कदर बढ़ चुकी है कि कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन इस कंपटीशन में सिर्फ जीतने के लिए ही इन चीज़ों को लगातार आप आगे लेकर जाएंगे। सो डेफिनेटली आज समाज का जो एक वर्ग है वो इससे चिंतित ज़रूर होगा। लेकिन इसके साथ कुछ और भी सवाल जुड़े हैं, जैसे कि किस वजह से फेक न्यूज़ का जो चलन है वो बढ़ा, इस पर भी आप अपनी राय जरूर रखें। सवाल ये भी कि क्या माना जाए कि न्यूज़ इंडस्ट्री में भी हाइपर कमर्शलाइजेशन के चलते फेक न्यूज़ का जो चलन है वो बढ़ा है, आप इसे कितना अग्री करते हैं। क्या नकली समाचार, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जिस पर मैं ज़रूर चाहूँगी कि आप अपने अपने जो पर्सनल व्यूज़ हैं हमारे साथ ज़रूर साझा करें। ये जो फेक न्यूज़ आती है, जो नकली समाचार आता है, वास्तव में ये लोगों के व्यवहार को क्या वाकई बदल चुका है और बदलता है तो किस तरीके से बदलता है। सो कॉल कीजिएगा और प्रोग्राम का हिस्सा बनिएगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और बात आज स्ट्रेट टॉक में दास्तान फेक न्यूज़ की। और ब्रेक में जाने से पहले वो तमाम सवाल हमने आपके सामने रखे और हम चाहेंगे कि उन सवालों पर आप अपनी राय हमारे साथ ज़रूर साझा करें। और फेक न्यूज़ इन सब के आज दौर की हम बात आज कर रहे हैं और जो एक चलन बढ़ चुका है डेफिनेटली लोगों को भी बदल रहा है, लोगों के माइंडसेट को बदल रहा है। सो ऐसे में इन चीज़ों से आप कितने सहमत हैं? डू कॉल अस एंड शेयर योर ओपिनियन। न्यू मीडिया जो है वो उसके दौर में भी फेक न्यूज़ एक किस तरीके से एक बड़ी चुनौती बन चुका है, इसे किस तरीके से टैकल किया जा सकता है। 27 नवंबर को पिछली सुनवाई के दौरान तबलीगी जमात के मामले में कुछ मीडिया की गलत रिपोर्टिंग पर सवाल उठाने वाली जमीयत उलेमा हिंद की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के हलफनामे पर सवाल उठाया था और कहा था कि केंद्र सरकार ने टीवी के कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए मैकेनिज्म के बारे में कोई बात नहीं की। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के हलफनामे पर नाखुशी जाहिर करते हुए कहा था कि पहले तो केंद्र सरकार ने सही तरह से हलफनामा दायर नहीं किया और जब किया तो उसमें रेगुलेटरी मैकेनिज्म के बारे में बताया जाना चाहिए कि कैसे टीवी के कंटेंट को डील किया जाएगा। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि विचार अभिव्यक्ति के अधिकार का हाल ही के दिनों में सबसे ज्यादा मिसयूज हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने 27 मई, ये हम पिछले साल की बात कर रहे हैं, 27 मई को उस याचिका पर केंद्र और अन्य की नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा था, जिसमें जो पिटिशनर्स हैं, याचिकाकर्ता है जमीयत उलेमा हिंद, उन्होंने अर्जी दाखिल कर ये आरोप लगाया कि कुछ जो टीवी चैनल्स हैं उन्होंने कोरोना के दौरान तबलीगी जमात के निजामुद्दीन मरकज की घटना से संबंधित फर्जी खबरें दिखाई थी। अब पिटिशनर्स की ओर से सीनियर वकील उस वक्त दुष्यंत दवे, उन्होंने कहा था कि मरकज मामले में फेक न्यूज दिखाने से देश की सेक्युलर छवि को ठेस पहुंची है। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पर फेक न्यूज को लेकर आज जो चिंता प्रकट की है वो डेफिनेटली जायज भी है। ये तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ वो इशू था जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की। अब हम देखते हैं कि वेब पोर्टल्स और यूट्यूब चैनल्स इस पर फेक न्यूज़ पर
कोई किसी तरीके का कोई नियंत्रण नहीं होता है। और अगर ऐसे ही आगे चलता रहा तो देश का जो नाम है वो जरूर बदनाम होगा। और इसके साथ ही कोर्ट की टिप्पणी आती है कि सोशल मीडिया केवल शक्तिशाली लोगों की सुनता है और जजों के खिलाफ कई चीजें भी लिखी जाती हैं। सो उससे आप कितना अग्री करते हैं, उस पर भी आप अपनी बात रख सकते हैं। अब तबलीगी जमात, इसकी हालांकि आगे हम बात विस्तार से जरूर करेंगे, लेकिन बात यहाँ पर अभी किसान आंदोलन की भी करेंगे, क्योंकि एक जो पहलू है, एक जो तस्वीर है, वो इस किसान आंदोलन से भी जुड़ी हुई है। भारत में सोशल मीडिया पर मॉर्फ किए और फोटोशॉप किए गए चित्र और वीडियो ये आजकल तो जैसे खूब वायरल होते ही रहते हैं। बहुत ठोस आंकड़े तो नहीं हैं, पर ये मानने में गुरेज भी नहीं किया जा सकता कि अपने यहाँ पर राजनीतिक तौर पर फेक न्यूज, फेक चित्र, फेक वीडियो सोशल मीडिया पर जितनी संख्या में फॉरवर्ड किए जाते हैं, ये शायद ही किसी अन्य कंट्री में किए जाते होंगे। वैसे फैक्ट चेकर वेबसाइट्स इनके बारे में रोजाना ही बताते रहते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन तब भी इन्हें हम देखते हैं कि लगातार फॉरवर्ड किया जाना कहीं रुकता ही नहीं, बल्कि थोड़े थोड़े दिनों बाद ये फिर फॉरवर्ड किए जाने लगते हैं। अब जब हम बात किसानों के आंदोलन की करते हैं, किसान का आंदोलन जब दिल्ली की सीमा पर पहुंचा था तो उस वक्त भी कुछ जो पिक्चर्स हैं काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, जिसमें सिख किसान हाथ में प्लकार्ड्स लिए दिखते थे और इसमें अलग खालिस्तान की मांग लिखी हुई थी। हालांकि कई वेबसाइट्स और अखबारों ने लिखा कि इस तरह का प्लकार्ड उस फोटो में अलग से चस्पा किया गया है, अलग से पेस्ट किया गया है, इसीलिए ये पूरी तरीके से फेक है। फिर भी इसे लेकर टीका टिप्पणियों का सिलसिला उस वक्त बिल्कुल भी नहीं थमा था। देश के गिने चुने साइबर कानून विशेषज्ञों में से एक अधिवक्ता डॉक्टर पवन दुग्गल की बात करेंगे, जिन्होंने इसी संदर्भ में कहा था कि फेक खबरों से निपटने के लिए कानूनी प्रावधानों की तत्काल आज सबसे बड़ी जरूरत है। भारत में फिलहाल ऐसा कोई कानून नहीं जो पूरी तरह से फेक न्यूज को लेकर ही हो, और इसीलिए फेक न्यूज फैलाने पर रुकावट नहीं है। आज हर कोई धड़ल्ले से कुछ भी अपलोड करने से गुरेज नहीं करता है, पोस्ट करने से गुरेज नहीं करता है। अगर इस मुद्दे पर आज भी कुछ नहीं किया गया तो फिर फेक न्यूज इसी तरह से अपना जो दंश है, जो अपना डंक है, वो मारता ही रहेगा और फेक न्यूज इसी तरह फैलाए जाते रहेंगे। सो ये देश की जो सोवरेनिटी है, जो देश की इंटेग्रिटी है, उस पर विपरीत प्रभाव डालने वाला होगा और एक्चुअल में ये विपरीत प्रभाव डालना शुरू कर चुका है। अभी जो कानूनी संरचना है हमारे यहाँ पर वो थोड़ी सी अनक्लियर है और वो सरकार को विस्तृत अधिकारों के उपयोग की परमिशन देते हैं और इसके लिए अधिक चेक्स, अधिक बैलेंसेस बनाए जाने की आज सख्त जरूरत है। सरकार के लिए आज ये जरूरी है कि वो एक तरफ तो संप्रभुता के हित का पालन करें और दूसरी तरफ अपने सिटीजन्स की स्वतंत्रता की रक्षा भी करें। वो मानते हैं कि आज के फेक न्यूज का जो युग है, आज के फेक न्यूज के युग में आपको खुद ही ऑनलाइन जाकर पड़ताल करनी होगी कि एक्चुअल में सच्चाई है क्या, और ये ऐसा समय है कि आपको अपनी डिजिटल एक्टिविटीज के लिए अविश्वास का जो एक कल्चर है उसको अपने दिलो दिमाग में बैठाना ही होगा। पिछले कुछ साल में फेक न्यूज को लेकर दुनिया भर में बवाल मचा। अब मुझे जो अब याद आता है उनमें से मैं एक आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। खासकर अमेरिकी राष्ट्रपति उस वक्त जो रहे डोनाल्ड ट्रंप, बार बार फेक न्यूज शब्द का इस्तेमाल उन्होंने किया था और ऐसा भी नहीं था कि फेक न्यूज जैसा शब्द सिर्फ पश्चिमी जगत के मीडिया में ही सामने आता हो। भारत में इसका इस्तेमाल खूब धड़ल्ले से होता है। अब फेक न्यूज एक बड़ी दिक्कत है जिसके तहत किसी की इमेज को धूमिल करने या अफवाह फैलाने के लिए झूठी खबर पब्लिश की जाती है और ऐसी झूठी खबरों पर रोक लगाने की पहल दुनिया भर में चल रही है और भारत भी इससे बिल्कुल भी नहीं अछूता। सो आइए जानते हैं कि फेक न्यूज, आज जो हर कोई फेक न्यूज कर रहा है, ये फेक न्यूज आखिर है क्या। अगर आप मीडिया इंडस्ट्री के कुछ लोगों को जानते होंगे या आप मीडिया इंडस्ट्री से खुद हैं या इससे नज़दीक आसपास कहीं ना कहीं आप जुड़े हुए हैं, सो आप जानते ही होंगे कि फेक न्यूज़ क्या है। सो ये एक तरह की कहें पीठ पत्रकारिता, जिसे हम येलो जर्नलिज्म कहते हैं, ये उस तरीके का है और इसके तहत किसी के पक्ष में, किसी के फेवर में प्रचार करना और झूठी खबर फैलाने जैसे काम आते हैं।
किसी व्यक्ति या संस्था की इमेज को नुकसान पहुंचाने या लोगों को उसके खिलाफ झूठी खबर के जरिए भड़काने की जो एक कोशिश होती है, किसी को एक इंस्टिगेट करने की जो एक मात्र सिर्फ कोशिश होती है और आप उसे इंप्लीमेंट कर देते हैं, सो वो फेक न्यूज़ है। सनसनीखेज और झूठी खबरें, बनावटी हेडलाइंस के जरिए अपनी रीडरशिप को बढ़ावा देना और ऑनलाइन शेयरिंग कर बढ़ाकर क्लिक रेवेन्यू बढ़ाना भी फेक न्यूज़ की कैटेगरी में आता है। फेक न्यूज़ किसी भी सटायर यानी कि किसी भी व्यंग या पैरोडी से काफ़ी अलग होती है, क्योंकि इनका जो मोटिव है वो सिर्फ और सिर्फ अपने रीडर्स और अपने कहें जो व्यूवर्स हैं उनका एंटरटेनमेंट करना होता है, जबकि फेक न्यूज़ का जो मकसद है वो सिर्फ और सिर्फ रीडर्स को बरगलाने का ही होता है। कुछ समय पहले फेक न्यूज़ पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पत्रकारों के लिए कुछ ऑर्डर्स जारी किए थे और इन ऑर्डर्स के तहत फेक न्यूज़ का पब्लिकेशन करने पर पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई की बात कही गई थी। अब इसके तहत उनकी मान्यता को निलंबित करने, रद्द करने तक के प्रावधान थे। मंत्रालय की ओर से जारी इन्हीं ऑर्डर्स के खिलाफ मीडिया में माहौल बिगड़ता कि इससे पहले ही पीएम नरेंद्र मोदी ने इन दिशा निर्देशों को वापस देने की बात कह डाली। उन्होंने मंत्रालय को निर्देश दिया कि वो अपने दिशा निर्देशों को वापस ले लें और इस मामले को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया पर ही छोड़ाएं। न्यूज इंडस्ट्री में हाइपर कमर्शलाइजेशन की बात मैंने की थी और इस पर मैंने एक सवाल किया था कि आज जब हम हाइपर कमर्शलाइजेशन की बात करते हैं, क्या माना जाए कि इसी के चलते फेक न्यूज का जो ट्रेंड है वो लगातार बढ़ रहा है? आप इससे कितना अग्री करते हैं? अपने विद रीजन अपने जो व्यूज है हमारे साथ जरूर शेयर करें, और अगर आप डिसअग्री करते हैं, अगर आप इसका कारण कुछ और समझते हैं, तो भी विद रीजन अपना व्यू जो है हमारे साथ जरूर शेयर करें। हम आगे बढ़ेंगे और बात इसी पर करेंगे कि न्यूज इंडस्ट्री में हाइपर कमर्शलाइजेशन के चलते क्या वाकई फेक न्यूज का चलन बढ़ा है? अब माना जाता है कि ज्यादातर फेक न्यूज ऑनलाइन माध्यम से आते हैं और सरकार के ऑर्डर्स जो हैं वो प्रिंट और टीवी माध्यम के लिए जारी हुए हैं। अब कहा गया है कि किसी भी सरकार को प्रेस की आजादी में दखल नहीं देना चाहिए, बल्कि इंडस्ट्री को खुद ही फेक न्यूज से पार पाना होगा। अब गौर हो कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी यही बात कही। आज जरूरत है कि समाज के इंटेलेक्चुअल्स की जिनका कर्तव्य ये आज की डेट में बनता है कि वो चाहे वो बात पूरे एक देश के विषय से जुड़ी हुई, देश के किसी भी कंटेम्प्रेरी इशू से जुड़ी हुई हो, जब वो राज्यों से खड़ी होती है, क्योंकि राज्यों से ही ये चीजें उजागर होती हैं। ऐसे में राज्य के झूठ को एक उजागर करने की जब बात आती है तो इन बुद्धिजीवियों का आगे आना बड़ा जरूरी है। लोकतंत्र में सरकारें, राज्य सरकारें भी राजनीतिक कारणों से झूठ नहीं बोल सकते हैं। सच्चाई के लिए केवल राज्यों पर भी भरोसा क्या वाकई किया जा सकता है? इसीलिए समाज के प्रबुद्ध लोग जो हैं वो सरकारों के भी और देखा जाए कि इस तरीके के झूठों को उजागर करने का उनका बड़ा कर्तव्य बन जाता है। एक दलीय सरकारें सत्ता को मजबूत करने के लिए झूठ पर निरंतर निर्भरता के लिए जानी जाती हैं और हम यही देखते हैं कि कोविड के टाइम में भी दुनिया भर के देशों में कोविड डेटा में काफी हेरफेर का एक चलन बढ़ा। WHO ने भी कोविड महामारी के दौरान इसे इन्फोडेमिक कहते हुए पहचाना था। यदि आपको याद हो, यदि आप इस शब्द से वाकिफ हों, इन्फोडेमिक, मीडिया की निष्पक्षता आज सुनिश्चित होनी चाहिए। इंसानों से सनसनीखेज खबरों की ओर से आकर्षित होने की जो एक प्रवृत्ति होती है, जो अक्सर झूठ पर आधारित होने लगी है आज, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया पर झूठ का बोलबाला है। सच्चाई के बारे में लोगों का चिंतित ना होना सत्य के बाद कि दुनिया में एक और घटना है। निश्चित तौर पर हमारी सच्चाई जो बनाम आपकी सच्चाई है और सच्चाई की अनदेखी करने की जो प्रवृत्ति है, इन सब के बीच में आज हम देखते हैं कि एक कंपटीशन जो है वो बन चुका है, जो डेफिनेटली सच्चाई के धारणा के अनुरूप बिल्कुल नहीं है। सच्चाई की तलाश जो है वो नागरिकों के लिए एक प्रमुख आकांक्षा होनी चाहिए और हमारा आदर्श जो है वो वाक्य सत्यमेव जयते है और ऐसे में हमें राज्य और विशेषज्ञों से सवाल करने के लिए आज तैयार रहना चाहिए। राज्य के झूठ को भी बेनकाब करना समाज के बुद्धिजीवियों का आज बड़ा कर्तव्य बन जाता है।
बड़ा ही एक बड़े ही इम्पोर्टेंट ये जो कोट्स हैं, बड़े ही इम्पोर्टेंट ये जो सवाल हैं जिस पर आज हम लगातार बात कर रहे हैं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुक रहे हैं, लेकिन दास्ताने फेक न्यूज हमारा आगे भी जारी रहेगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। स्ट्रेट टॉक में बात आज दास्ताने फेक न्यूज की हो रही है और एक बार फिर से उन सवालों पर नजर डालते हैं जिस पर आज हम बात कर रहे हैं। सो आज हम बात कर रहे हैं महामारी जैसे बढ़ते फेक न्यूज की, जिस पर मीडिया की निष्पक्षता कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। आप इस पर अपनी बात हमारे साथ जरूर शेयर करें। किसी भी तरह से फैले झूठ को उजागर करने में समाज के इंटेलेक्चुअल्स का क्या कर्तव्य होना चाहिए। सवाल ये कि फैले झूठ की सच्चाई के लिए केवल क्या हम एक लेवल तक ही भरोसा किया जा सकता है किसी पर, यानी कि राज्य पर भरोसा किया जा सकता है। कैसे आज सच्चाई की अनदेखी करने की जो प्रवृत्ति है उसके बीच आपस में लोगों के बीचों बीच ये कंपटीशन जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। प्रेस की आज़ादी, इस पर भी सरकार के दखल को आप कैसे देखते हैं। महामारी जैसे फेक न्यूज़, बढ़े फेक न्यूज़ के चलन पर आपके क्या विचार है। लेकिन साथ ही साथ मैं चाहूँगी कि बात आप उस पर भी रखें कि ये जो फेक न्यूज़ का जो ट्रेंड लगातार बढ़ रहा है, इसने लोगों की प्रवृत्ति को भी किस तरीके से बदल दिया है, लोगों के माइंडसेट को इसने किस तरीके से चेंज कर दिया। अपनी बात इस पर भी आप रख सकते हैं। मैं एक बार फिर से यही कहूँगी कि मीडिया जो है वो देश और समाज के सभी वर्गों और अंगों को एक दूजे से बाखबर करने का दायित्व बहुत अरसों से निभाता रहा है और जनमानस मीडिया द्वारा ही पब्लिश और ब्रॉडकास्टेड न्यूज़ पर न केवल विश्वास करता है बल्कि इसके माध्यम से सामने आने वाले विषयों और मुद्दों को बहस, चर्चा और जानकारी का सशक्त जरिया भी समझता है। लेकिन दुर्भाग्यवश आज हो क्या रहा है, हमारे देश में व्यवसायिक और लालची सोच रखने वाले कुछ और भी ऐसे मीडिया संस्थान है जिनसे ही संबंधित एक बड़े वर्ग ने भी मीडिया के सिद्धांतों से समझौता कर इसे कलंकित करने का एक बीड़ा उठा दिया है। और इसी गैर जिम्मेदार और अनैतिक रास्ते पर चलते हुए मीडिया ने अपनी साख पर भी ऐसा आज बट्टा लगा दिया है कि अब लोग भेद कर पाने पे काफ़ी मुश्किल उन्हें होती है कि कौन सी खबर सच्ची है और कौन सी खबर झूठी है, कौन सी पेड न्यूज़ है, कौन सी पत्रकारिता के मापदंडों को पूरा करने वाली है और कौन सी फेक न्यूज़ है और कौन सी सच्ची खबर है। लेकिन विगत कुछ महीनों में, यानी कि कोरोना काल के टाइम से भी मीडिया ने फेक न्यूज़ और पूर्वाग्रह आधारित समाचारों और कपोल कल्पनाओं पर आधारित रेत पर किले बनाने का जो सिलसिला शुरू किया, उसने भी मीडिया और उसकी विश्वसनीयता से, उसकी क्रेडिबिलिटी से करोड़ों देशवासियों का मुंह भंग भी हुआ। हम देखते हैं कि कोरोना काल में सत्ता संरक्षण में कभी तबलीगी जमात को ऐसे बदनाम करने की कोशिश की गई कि उसका गोया जो है वो भारत में कोरोना के वाहक और विस्तारक की मुख्य भूमिका जमातियों की ही रही। मुंबई में भी लॉकडाउन के दौरान अपने घर गांव की वापसी के लिए रेलवे स्टेशन के बाहर जब हजारों कामगार इकट्ठा हुए तो हमारे देश का कहीं ना कहीं एक देखा जाए तो एक अलग जो ग्रुप है उसने भी ऐसे असहाय लोगों की भीड़ एकत्रित होने का कारण उनकी चिंताओं या मजबूरियों पर अपना ध्यान केंद्रित करने के बजाय ये देखा कि स्टेशन के बाहर स्थित मस्जिद का इस इकट्ठी भीड़ से क्या संबंध हो सकता है। और उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ बदनसीब फिल्म कलाकार सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के मीडिया ट्रायल का भी, क्योंकि इस टॉपिक ने भी लगभग 3 महीने तक ना चाहते हुए भी जनता को मीडिया का वो नागिन डांस दिखाया जिसकी कल्पना तक नहीं की जा सकती थी। व्हाट वी सी कि सत्ता का रहमो करम हासिल करने व धन और लाभ अर्जित करने के लिए स्वयं को सत्ता का एक ऐसा भोंपू बन चुका है कि कल तक अच्छी नजरों से देखे जाने वाले तमाम जो मीडिया चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स हैं, माफ़ कीजिएगा, प्रसिद्ध एंकर्स हैं, समाचार वाचक, सत्ता, इन सब के वो दलाल तक कहे जाने लगे। गत समय में फेक न्यूज़ का एक और करिश्मा जो है वो नज़रों के सामने आया जब हम देखते हैं कि फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। जी भास्कर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्ट्रेट टॉक में। धन्यवाद जी किंगीर जी मेरी कॉल लेने के लिए। ये वाकई में ही आपका ये आज का ये टॉपिक है, ये बहुत ही जरूरी है और ये कंट्री के लिए भी बड़े वाइटल है, लोगों के लिए सिर्फ, अदरवाइज ही नहीं। और जो आपने ये मुद्दा उठाया है ना, मुझे जो लगता है, मैं तो स्टार्ट देखिए जी वहां से करूंगा, ये छोड़िए कि कौन करता है, मैं तो स्टार्ट वहां से करना चाहता हूँ। ये लोगों को
पब्लिक को सीरियसली लेना चाहिए कि अगर हमें पता चला कि ये फेक न्यूज, एंड ऑफ द डे हमें पता चलता है कि फेक न्यूज फैलाई गई, हमें गलत गाइड किया गया है, हम इस पे इसको सीरियसली लेंगे, हम उसको डिस्क्रेडिट करेंगे। तो मुझे लगता है कि वहीं से जो एक बीज पैदा हो रहा है ना, वो वहीं रुक जाएगा। पर ये एक शुरू करना होगा कि हम इसको सीरियसली लेते हैं कि जैसे ही कोई फेक न्यूज आती है हम साथ साथ भागते नहीं है। अब ये जो लीडर है ना, ये तो देखिए, अब इनको तो पता है कि ये इनका भीड़ का क्या वो हुआ है। वो पहले तो फेक न्यूज फैलाते, एक कोई किसी को कह देते हैं, वो ट्वीट करता है इंस्टाग्राम पे इधर उधर, और फिर वो धड़ाधड़ फैला देते हैं। उनको पता है कि हमें मौका मिल गया, वो तो बाद में ढूंढते रहो कि किसने किया क्या किया, और वो भाग जाता, पता नहीं चलता। तो वो भी आइडेंटिफाई होना चाहिए कि ये जो लोगों के जिसको इनके ताकत नहीं है, ये गवर्नमेंट के पास ताकत है, और गवर्नमेंट को भी चाहिए कि हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होना चाहिए कि हमें कोई मिसलीड करे। हमने अपनी रोटी कमानी है, कोई और काम धंधा करना है, कि हमने तुम्हारी तरफ से फेक न्यूज की इधर उधर पागल होना है। और फिर एक चीज और है, सिर्फ यही नहीं है कि ये पागल करते हैं, और जो अब यहाँ तक करते हैं इसको, लेट मी मेक लिटिल क्लोजर, कि अब जैसे कोई भी लोग हैं, वो कुछ तो एक पार्टी के साथ अटैच होते हैं, कुछ दूसरी के साथ अटैच होते हैं, और जैसे ही कोई फेक न्यूज आए जिसका, और वो जो सपोर्टर है ना, वो ये नहीं सोचते हैं कि ये फेक न्यूज है, और अगर हम इसको फैलाएंगे, भैया हम भी तो इसी समुद्र में रह रहे हैं, हम भी तो इसी तालाब में रह रहे हैं, हम भी तो इसी तालाब की मछली है, हम मारे जाएंगे। नहीं, उतना वो भागते ही नहीं, वो कहते हैं, वो भी उसको लेके भाग पड़ते हैं, वो भी उसी तरह के करते हैं। तो वो मुझे लगता है। और फिर एक चीज और भी है ना, कि अभी एक चीज को आप झूठ को बार बार कहोगे, जोर जोर से कहोगे, इधर उधर फैलाओगे, आपसे वो सपोर्टर है, वो तो वैसे ही डीफ डम ब्लाइंड वाला सिस्टम है, तो वो भी साथ साथ गुणगान करते हैं, तो वो एज ए होल बहुत बड़ा लॉस हो जाता है। तो वो मुझे जो लगता है कि वो ये जो इंटेलेक्चुअल्स को है, इनको भी सीरियसली लेना चाहिए। और लकीली कि आप वहाँ इस वक्त अच्छी सरकार है, वो अच्छे फैसले ले सकते हैं, उनको ये भला कर दो यार, हम इधर उधर भटक नहीं सकते, ये हमें भटकाएंगे, हमारे इधर गिरा देंगे, ये प्लीज ये कानून बना दीजिए, हमें इधर उधर ना भटका सके, हम अपना रोटी का कमाएं, हमने तरक्की करें, हम चक्रों में हमें क्यों भगाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर लोगों को उधर भी जाएंगे, हाँ, इस तरह से पॉजिटिव का कोई आंदोलन करें, कुछ करें, तो वो अपना भला करेंगे। तो ऐसा है कि वो उनको इनमें जागृति आनी चाहिए कि ये हमारे लिए नुकसान है, सिर्फ औरों के लिए तो है ही, ये हमारे लिए नुकसान है, हमारे पास इतना टाइम नहीं है, ये वी कैन नॉट अफोर्ड दिस। तो वो एक बड़ी जल्दी आएगा, और फिर गवर्नमेंट के पास भी ऐसा आ जाएगा कुछ ना कुछ, तो वो भी करेंगे, तो देश का एज ए होल भला होगा, सब अच्छे से प्रोग्रेस कर पाएंगे। और फिर अब जब तक यहाँ का सवाल है कि जहाँ हम रहते हैं, कि देखिए यहाँ तो बहुत ही अच्छा है, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो बढ़ के कम अब न्यूज देखते हैं, इतना इस तरह से वो न्यूज फैलाते हैं, साथ में बोलते ढंग से हैं, वर्ड इस तरह के बोलते हैं, साथ में म्यूजिक भी फेंकते हैं, ढोलक, पता नहीं क्या क्या करते हैं, बाद में बंदा बहुत देर तक सुन नहीं सकता कि क्या कर रहे हैं, फिर वही थोड़ी देर बाद लूप पे डालते हैं, क्या करते हैं, वो थोड़ी देर बाद वही। यहाँ तो एक है, एक बार न्यूज 1 घंटे की आ गई, उसके बाद उनका कोई और प्रोग्राम है, कुछ और प्रोग्राम है, वो बड़ा सॉफ्ट बोलते हैं। तो ये भी नहीं, आप कभी देखिए, मतलब लगता ही नहीं कि हमें टेंशन हुई है, देख लिया उसके बाद कोई जज शो आ रहा है, कोई दूसरा शो आ रहा है, तो लेकिन वहां तो एक ही शो चलता है, फिर म्यूजिक भी इतना जोर जोर से फेंकते हैं, और बहुत ही जैसे कि सोच से, अकल से बहुत दूर दूर का जैसे कोई रिश्ता नहीं होता। एक डीप डम ब्लाइंड का एक भारत में जो सिस्टम चल रहा है ना, वो भी थोड़ा इनको थोड़ा देखना चाहिए सर। तो मुझे लगता हाँ, है बिल्कुल जी बिल्कुल, आपने सिर्फ टीवी तक अपनी बात रखी है, उसी से ही आप थोड़ा सा आपने उसी संदर्भ में अपनी बात रखी। जब हम डिजिटल मीडिया की बात करते हैं सर, उस संदर्भ में आप अपने विचार रखना चाहें? अरे बिल्कुल, आपने अच्छा किया, वो जो मैंने सोचा, क्योंकि एक्चुअली डिजिटल मीडिया से ही सर फेक न्यूज ज्यादा बढ़ रहा है ना, दैट्स व्हाई। बिल्कुल। अरे आपने नहीं, एक्चुअली जब मैंने सुना तो मैंने कहा थोड़ा उस पर भी बोलना चाहिए, पर आप फिर ऐसे करते कि थोड़ा वो आउट ऑफ टच हो गए। नहीं, बिल्कुल देखिए, उससे भी होना चाहिए, जैसे OTT का है या दूसरे हैं, यूट्यूब है, वहाँ आप कुछ भी कर सकते हैं क्या, तो लोग तो वो भी देखते हैं, तो बिल्कुल उससे भी अंडर रेगुलेशन आना चाहिए, और चाहे वो कोई सा भी कंटेंट है, कैसा भी है, तो कोई ऐसे ना फैलाए कि जिससे लोगों को इधर उधर भटके, चाहे वो रिलीजियसली या दूसरे,
थोड़ा इससे लोगों का भला होगा। मेरा ऐसा मानना है कि वहां भी डिजिटल को भी डेफिनेटली दैट हैज टू बी अंडर कंट्रोल। वहां पे तो देखिए जी, सीधी सी बात है कि वो भी उसी तरह के ये ह्यूमन बींग्स हैं जो दूसरे फैलाते हैं। वो ये नहीं करते, तो वहाँ वो यूट्यूब पे बैठ जाते हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे बैठ जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि दिमाग तो वही शरारती है ना, खुराफती है। तो बिल्कुल उस पे भी मेरा तो ठीक है मानना सर, है थैंक कि यू। बहुत उसको खुली छूट देना ठीक नहीं है। चलिए, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच अपने विचार हमारे साथ शेयर बहुत बहुत करने के लिए। धन्यवाद जी, आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू जी। चलिए, एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पे रुकते हैं, जल्द लौटेंगे स्ट्रेट टॉक में। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। दास्ताने फेक न्यूज की बात आज कर रहे हैं और गत समय में फेक न्यूज का एक और करिश्मा नजरों के सामने आया, उसका एग्जांपल आपके सामने मैं जरूर रखूंगी। दरअसल देश की विश्वसनीय एक समाचार एजेंसी, जिसका नाम नहीं लेंगे हम, उस समाचार एजेंसी के हवाले से एक खबर प्रसारित की गई थी कि भारतीय सेना ने पाक अधिकृत कश्मीर के इलाके में घुसकर आतंकियों के कई लॉन्चिंग पैड्स को ध्वस्त कर दिया। अब समाचार पत्रों व टीवी चैनल्स को जैसे ही आधी अधूरी और पुष्ट खबर हाथ लगी, तो भारतीय मीडिया अपने सबसे तेज के दावे को सच करने के लिए इसी खबर को लेकर उड़ने भी लगा। अब तरह तरह के आकर्षक शीर्षक भी गढ़े जाने लगे। किसी ने लिखा कि घुसकर मारा, तो किसी ने लिखा कि चुन चुन कर मारा, किसी ने लिखा कि पाकिस्तान पर हमला, तो कोई बता रहा था गुलाम कश्मीर पर भारतीय स्ट्राइक, आदि आदि। सो अभी यह पुष्ट और गैर जिम्मेदाराना खबर प्रसारित हो ही रही थी कि इस खबर के चंद घंटों के भीतर ही भारतीय सेना की ओर से इस खबर से संबंधित एक स्पष्टीकरण जारी किया गया। भारतीय सेना की ओर से जारी खंडन एक दूसरी न्यूज एजेंसी ने भी जारी करते हुए भारतीय सेना के सैन्य अभियान के जो चीफ हैं, लेफ्टिनेंट चीफ उस वक्त के, उनके हवाले से ये स्पष्ट किया गया कि नियंत्रण रेखा के उस पार यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर में भारतीय सेना द्वारा किसी तरीके की कार्रवाई किए जाने की खबर पूरी तरीके से फेक है। अब फिर सेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के क्षेत्र को कोई भी कार्रवाई उस पर नहीं की है, लेकिन इस खंडन के जारी होने से पहले ही अनेक टीवी चैनल्स इस फर्जी खबर पर तड़का लगाना शुरू कर चुके थे और ठीक ऐसा ही डिजिटल मीडिया पर भी हुआ। यहां तक कि देश के सैकड़ों समाचार पत्रों ने भी पाक अधिकृत कश्मीर में एयर स्ट्राइक की झूठी खबर अपने पहले पन्ने पर बैनर न्यूज के रूप में पब्लिश कर दी थी। तो ये घटना जो है वो इस बात का प्रूफ है कि मीडिया को अपने सबसे तेज के कथन से हटकर भी सबसे विश्वसनीय के कथन पर आज शायद अमल करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। सो फेक न्यूज का चलन जो है वो आज दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है और इसमें कोई डाउट नहीं है कि फेक न्यूज के इस बढ़ते चलन से आम लोगों का मीडिया के प्रति जो अविश्वास है वो और ज़्यादा बढ़ चुका है। लोगों की जो एक प्रवृत्ति है, लोगों का जो एक माइंडसेट है, वो इसके टूवर्ड्स बदल चुका है। क्या वाकई नकली समाचार वास्तव में लोगों के व्यवहार को बदलते हैं? बात हम उस पर करेंगे अब। कोविड-19 के प्रसार का कारण 5G मोबाइल नेटवर्क है। शायद आपने भी ये सुना होगा, पढ़ा होगा। कोविड-19 कीटाणुओं को पकड़ने के लिए अपने कमरे के कोने में आधा कटा प्याज रख दें। धूप वाला मौसम आपको कोविड-19 से बचाता है। कोविड महामारी से जुड़ी ये जो तमाम फेक न्यूज़ेस रही और इनके जैसी और भी कई खबरें इस पैंडेमिक के शुरुआती दौर में सोशल मीडिया पर खूब धड़ल्ले से फैलती रहीं और लोगों ने उस पर खूब विश्वास भी किया। गलत सूचनाओं की लहर इतनी ज्यादा उस वक्त तेज थी कि अधिकारियों ने इसके लिए एक शब्द कर दिया और वो शब्द, एक बार फिर से उसको रिपीट करूंगी मैं, वो शब्द था इन्फोडेमिक। ये माना जाता है कि फेक न्यूज का लोगों के व्यवहार पर नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए कुछ समय पहले ये दावा किया गया कि नकली समाचार लोगों की मास्क पहनने, टीका लगवाने या अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य ऑर्डर्स का पालन करने की इच्छा को प्रभावित करता है। फिर भी आश्चर्यजनक रूप से वस्तुतः किसी भी शोध ने इस धारणा का प्रत्यक्ष परीक्षण नहीं किया। इसलिए ये मापने की चुनौती ली गई कि वास्तव में लोगों के व्यवहार पर क्या ये नकली समाचार का प्रभाव पड़ता भी है या नहीं। सो मैं अब उसका भी जिक्र करूंगी। मई 2020 में आरिश समाचार वेबसाइट दर्शनल.ie पर एक आर्टिकल के जरिए से एक ऑनलाइन अध्ययन के लिए कुछ 4500 से अधिक जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको इसमें शामिल किया गया था इस स्टडी के लिए। सो पार्टिसिपेंट्स को बताया गया था कि अध्ययन का जो मकसद है वो मकसद है कोरोना वायरस के प्रकोप से जुड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य संदेशों और संबंधित जो खबरें हैं उस पर रिएक्शन की जांच करना। सो उन पार्टिसिपेंट्स में प्रत्येक व्यक्ति को महामारी के बारे में 4 सच्ची खबरें दी गई और 2 फर्जी खबरें, यानी कि 4 फर्जी खबरों की सूची में से जो चूज की गई थी वो दिखाई गई। अब
इन फेक न्यूज़ को उस समय प्रसारित हो रहे विभिन्न समाचारों से मिलता जुलता बना दिया गया था। इसमें कहा गया था कि कॉफी पीने से कोरोना वायरस से बचाव हो सकता है, कि मिर्च खाने से कोविड-19 के लक्षण कम हो सकते हैं। ये दो चॉइसेस दी गई कि दवा कंपनियां उस समय विकसित की जा रही एक वैक्सीन के हानिकारक दुष्प्रभावों को छिपा रही थी, और ये कि आयरलैंड की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा द्वारा जारी की जाने वाली आगामी संपर्क खोज ऐप को कैम्ब्रिज एनालिटिका से जुड़े लोगों द्वारा विकसित किया गया है। सो इन समाचारों को पढ़ने के बाद प्रतिभागियों ने संकेत दिया कि अगले कई महीनों में इन समाचारों से मिली जानकारी के आधार पर कार्रवाई करने की कितनी संभावना है। अब जैसे कि अधिक कॉफी पीना या संपर्क खोज ऐप डाउनलोड करना, पाया गया कि फर्जी खबरों से लोगों के व्यवहार में एक इंस्टेंट बदलाव तो आया, लेकिन नाटकीय रूप से ऐसा हुआ नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जिन लोगों को संपर्क खोज ऐप के साथ गोपनीयता संबंधी चिंताओं के बारे में फर्जी कहानी दिखाई गई थी, वो उन लोगों के कंपैरेटिवली ये ऐप डाउनलोड करने के 5% कम इच्छुक थे जिन्होंने इस खबर को नहीं पढ़ा था। दूसरा अध्ययन सिर्फ एक बार नई बनी बनाई कहानियों को पढ़ने वाले लोगों पर बेस्ड था। वास्तविक दुनिया में लोगों को सोशल मीडिया पर कई बार नकली समाचार मिल सकते हैं। एक ही फर्जी खबर के बार बार सामने आने से उस पर ट्रस्ट करने की जो एक पॉसिबिलिटी है वो बढ़ सकती है। इसलिए नकली समाचारों को बार बार देखने के प्रभावों की और अधिक जांच की आज आवश्यकता है। अध्ययन का एक अन्य उद्देश्य गलत सूचनाओं के बारे में सामान्य चेतावनियों के इफेक्ट्स को भी देखना था, जैसे कि सरकारों और मीडिया संगठनों द्वारा साझा की गई जानकारियां। ये चेतावनियां आमतौर पर लोगों को ऑनलाइन जानकारी के बारे में गंभीर रूप से सोचने, उन्हें साझा करने से पहले सोचने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। इस विषय पर भी बहुत अधिक शोध नहीं हुआ। केवल एक अध्ययन के बारे में जानते थे जिसने ये देखा कि क्या इस प्रकार की सामान्य चेतावनियों का जो प्रभाव है वो लोगों के गलत सूचना स्वीकार करने या नहीं करने के रूप में पड़ता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि उन अध्ययनों में शामिल लोगों को पता था कि वो नकली समाचारों पर शोध में भाग ले रहे थे, जिससे शायद वो जो देख रहे थे उसके बारे में उन्हें और अधिक डाउट हो। अब इस शोध में कुछ पार्टिसिपेंट्स को सही और फर्जी खबरों को पढ़ने से पहले एक सामान्य गलत सूचना वार्निंग पढ़ने के लिए भी कहा गया। हैरानी की बात यह रही कि पाया गया कि चेतावनी पढ़ने से फर्जी खबरों के प्रति लोगों की जो प्रतिक्रिया है उस पर किसी तरीके का कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा। सरकारों को भी आज चाहिए कि अपनी फेक न्यूज रणनीतियों पर विचार करते समय इस बारे में सोचना चाहिए। फेक न्यूज का जो प्रभाव है वो अपेक्षाकृत इस अपेक्षा से कम हो सकता है, किसी भी चेतावनी का प्रभाव जो है वो कम हो सकता है। इस ढर्रे पर चलने की आज वाकई जरूरत है। आज हम बात इंटेलेक्चुअल्स की भी करते नजर आए हैं कि जब भी किसी भी खबर को एक सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जाती है, उसमें हम देखते हैं कि जो हमारे समाज के बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, बड़े प्रतिष्ठित लोग हैं, जिन्हें इस बारे में ज़्यादा ज्ञान है, उनको सामने आकर अपना ज्ञान भी लोगों के बीच में बांटना चाहिए और ऐसे कॉमनल रंग देने वाली खबरों में सच्चाई क्या है, झूठ क्या है, उसका पर्दाफाश करना चाहिए। ऐसे जब सांप्रदायिक रंग देने वाली खबरें आती हैं, ये समाज को समाज पर बुरा प्रभाव डालने के अलावा कुछ नहीं करती हैं। बुरा प्रभाव ना पड़े उसके लिए भी इन इंटेलेक्चुअल्स का सामने आना जरूरी हो जाता है। मीडिया की निष्पक्षता की जब हम आज बात करते हैं, डेफिनेटली आज कहीं ना कहीं एक जो सरकारी इंटरफेरेंस है, डेफिनेटली लोगों का मानना है कि सरकार जो है वो ज़्यादा मीडिया को कंट्रोल करती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। जी हाँ, कुछ हद तक कंट्रोल अगर हो सकता है तो उस इंटरफेरेंस को भी दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हालांकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर अपनी बात कह चुके हैं कि ये जब हम प्रेस की आज़ादी की बात करते हैं ये सरकार से एकदम दूर रहनी चाहिए, सरकार का भी कोई इंटरफेरेंस इस पर नहीं होना चाहिए, उसे अपने तरीके से जो काम करने की एक आज़ादी होनी चाहिए। डेफिनेटली इससे मीडिया की जो निष्पक्षता है, जो उसकी एक बेबाकी है, वो सुनिश्चित की जा सकती है। और जहाँ तक बुद्धिजीवियों की बात है, हमने उस कर्तव्य की भी बात की, और जहाँ तक हमने बात की है कि केवल ये एक लेवल तक ही हम लोगों पर भरोसा कर सकते हैं जब हमें किसी खबर की सच्चाई को जानना ज़रूरत हो। ऐसे में हम देखते हैं कि ये आज लोगों पर भी निर्भर करता है।
लोगों को भी कम से कम जो ऐसी फेक न्यूज़ पहुंचाने वाले जो एक सोर्सेस हैं उस पर ध्यान कम देना चाहिए। हम ज़्यादातर देखते हैं कि फेक न्यूज़ का जो चलन है वो कैसे शुरू हुआ। जब ये किसी सोर्सेस का इस्तेमाल करके, एक प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर लोगों के बीच में पहुंचाने का एक क्रम बनता है। सो व्हाट वी सी कि ये एक ग्रुप तक सीमित रहता है और उस ग्रुप से निकलकर ये दूसरे ग्रुप तक पहुंचता है और ऐसे ये मासेस तक पहुंचता है। सो डेफिनेटली उससे एक फेक न्यूज़ का जो एक मैसेज जो है वो गलत लोगों पर जाता है और उसका प्रभाव होने लगता है। हम जब देखते हैं ग्रामीण और सुदूर इलाके जहां पर लोग इन चीज़ों से ज़्यादा अनभिज्ञ हैं, लेकिन हाथों में आज सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं और जब ऐसी खबरों से वो कहें वाकिफ़ होते हैं सो वो उस पर ही बिलीव करने लगते हैं। सो हम ऐसा देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसा बहुत होता है और कोरोना के टाइम पे हमने ये चीज़ें ज़्यादा देखी हैं, जब लोग अपनी मर्जी से ही उसका उपचार करना शुरू हो गए और देखा गया कि लोग जो है वो डॉक्टर्स के पास जाना उन्होंने बंद कर दिया। सो ये जो चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों से आप भली भांति वाकिफ़ हैं। सो कहने का मतलब ये है कि जब इस तरीके की चीज़ें सामने आई, सो जैसा आज आईटी रूल्स बनाकर हम देखते हैं कि चाहे वो सोशल प्लेटफॉर्म पर जितने भी कहें हमारे आज बड़े सोर्सेस हैं जिनके माध्यम से लोग एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं सोशली, उन सब चीज़ों को बनाने के लिए आज आईटी रूल्स बनाए गए हैं। सो ऐसे में ज़रूरत है कि डिजिटल कंटेंट पर भी इस तरीके की फेक न्यूज़ को कम करने के लिए, इस तरीके के डिजिटल कंटेंट में फेक न्यूज़ के कहें सामने आने को लेकर भी कड़े कानून बनाने की आज ज़रूरत है, ताकि किसी भी खबर को लोगों तक पहुंचने से पहले उसकी सच्चाई जो है वो सामने आए। और डेफिनेटली आज जो बड़े बड़े मीडिया संस्थान हैं उनका भी कर्तव्य बनता है कि वो सच और झूठ में जो फ़र्क है उसको देखें और सच सबके सामने लाए, रेदर देन की फेक न्यूज़ेस ही अपने चैनल्स पर दिखा कर लोगों का जो माइंडसेट है उसे बदल दें। सो डेफिनेटली आज जब बात दास्ताने फेक न्यूज़ की हुई है, दायित्व यहाँ पर किसी एक का नहीं, दायित्व यहाँ पर हर एक का बनता है, जिसमें लोगों को आज समझने की ज़रूरत है। हर एक मीडिया संस्थान, हर एक कहीं इंटेलेक्चुअल, हर एक समाज के जुड़े एक हर एक व्यक्ति का ये दायित्व बनता है कि बात जब फेक न्यूज़ की हो तो सच क्या है, झूठ क्या है, उसमें फ़र्क को वो समझ सकें और उसी पर विश्वास कर सकें। सो इसी नोट के साथ लेंगे इजाज़त। स्ट्रेट टॉक में आज के लिए इतना ही।